आप लोग? आई हो घर पे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम यानी ओम्स लॉ पढ़ेंगे। इसके पहले वाला टॉपिक आपका समाप्त हो गया धारा में, ये आज चैप्टर समाप्त। उसके बाद हम पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तबीयत खराब होने की वजह से मैं 2 दिन क्लास नहीं ले पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गया था। लेकिन आज हम लोग बहुत ही मज़े से ओम्स लॉ का नियम पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि ओम्स लॉ यानी ओम ने अपने कथन में क्या कहा था। ठीक है, किसी भी डेरिवेशन को करने से पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि उनका कथन क्या था, उन्होंने बताया क्या था, उसको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। एग्जाम में जब आप बैठोगे तो पहले ही डेरिवेशन या फिगर मत बनाना, पहले वो क्या बोले थे कथन लिखना, उसके बाद फिगर बनाकर उसका आप आसानी से डेरिवेशन कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको यदि ट्रिक बनाने की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो तो आप अच्छे तरीके से किसी भी डेरिवेशन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ भी हम एक ट्रिक लेकर आए हैं। यदि आप उस 5 ट्रिक को याद कर लेते हैं तो ओम्स लॉ को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि ओम ने अपने नियम में क्या बताया था। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? कथन। पहले क्या लिखेंगे? कथन। ओम ने अपने नियम में बताया था क्या, यानी कथन में क्या कहा था वो बताए थे। उन्होंने एक चालक लिया। क्या लिया? एक चालक लिया। उस पर यानी उसके सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर है, उन्होंने बताया कि किसी चालक के, उन्होंने क्या कहा कथन में, थोड़ा ध्यान से गौर फरमाइएगा। उन्होंने कथन में यही कहा कि किसी चालक के भौतिक अवस्था क्या होती है जानते हैं? उस चालक की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई सब वो किस में आ जाते हैं? भौतिक अवस्था में। ठीक है, तो भौतिक अवस्था क्या है आप जान गए। तो उन्होंने कथन में कहा कि किसी चालक के भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तित किए ही, यानी उनमें कोई भी चेंज न किया जाए, तो उसकी सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर है उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसने बताया? ओम ने बताया। तो ओम ने क्या बताया कथन में वो हम लिखेंगे। ठीक है, वैसे भी नोट्स में सारा भेज देती हूँ अच्छे तरीके से बनाकर, उससे आप पढ़ाई कर लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ समझाने की काम कर रही हूँ कि आपको जो मैं यहाँ पर बताती हूँ सिर्फ वही नोट्स में मैं लिखती हूँ। ठीक है, तो आप इसको समझिए, नोट्स के माध्यम से अच्छे से बनाकर नोट उससे पढ़ाई करिए। वैसे भी क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का मेहनत करके मैं लगवा रही हूँ। ठीक है सारा, तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि कथन में इन्होंने क्या कहा था। उन्होंने बताया था किसी चालक में किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई ना किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के
अनुकर्मापाती होता है। यही कथन उन्होंने बताया था। क्या यही कथन उन्होंने क्या बताया था कि दिखाई दे रहा है इसे अच्छे से। तो उन्होंने कथन में यही कहा था कि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुकर्मानुपाती होता है, यानी V अनुकर्मानुपाती I होता है। ठीक है, तो कथन आई होप आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। देखिए, भौतिक अवस्था यानी किसी चालक आपको पता है कि नहीं पता? चालक आपको पता है, ठीक है। फिर भौतिक अवस्था क्या होती है? उसी चालक की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई जो है उसी को हमने क्या नाम दे दिया? भौतिक अवस्था। उसमें कोई यानी परिवर्तन ना किया जाए, यानी उनमें कोई चेंज न लाया जाए, उनमें कोई परिवर्तन न किया जाए, तो उस चालक के जो सिरों पर उपस्थित विभवांतर है, उस चालक के सिरों पर जो विभवांतर है चालक में और उस चालक में जो प्रवाहित धारा है उसके अनुकर्मानुपाती और कौन? विभवांतर अनुकर्मानुपाती है किसके? धारा के। तो आई होप आपको कथन अच्छे तरीके से लर्न हो गई होगी। आधा कॉन्सेप्ट तो आपको क्लास में ही क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। जो याद करने का तरीका यानी जो आपको याद करना वो घर पर जाकर रिवाइज करें, मतलब जहाँ बैठे वहाँ रिवाइज करें। और आधा कॉन्सेप्ट तो आपको क्लास में ही क्लास में बोला क्या जा रहा है उसको ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा। तो आई होप आपको कथन पता हो गया होगा कि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर है उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुकर्मानुपाती होता है, यानी V अनुकर्मानुपाती I। इतनी बात क्लियर। फिर हम जब अनुकर्मानुपाती यहाँ लिखेंगे, यदि अनुकर्मानुपाती का चिन्ह हटाने पर, आप यहाँ लिख लेंगे कि अनुकर्मानुपाती चिन्ह हटाने पर एक नियतांक आता है क्या? R। क्या? R इंटू I। यही R आपका क्या है? यही R आपका है प्रतिरोध। क्या है आपका? प्रतिरोध। लिखेंगे यहाँ R क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध होता है, ठीक है। R मालूम हो गया कि आपका क्या? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है? जो किसी चालक में धारा प्रवाह होती है कि नहीं होती? होती है। और उसमें जो रुकावट डालता है, कौन डालता है? प्रतिरोध। यानी प्रतिरोध एक प्रकार का आपका क्या है? रोध मतलब कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के बीच क्या उत्पन्न करता है? अवरोध उत्पन्न करता है, वही आपका प्रतिरोध होता है। तो डिफिनेशन में या आप यानी परिभाषा में ये नहीं लिखोगे, सिर्फ मैं इसे समझा रही हूँ कि आपका प्रतिरोध क्या है? धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। यानी जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। जिसे किससे प्रेजेंट करते हैं? R से प्रेजेंट करते हैं। तो प्रतिरोध का मतलब समझ में आया? परिभाषा में इसको कैसे लिखोगे वो बताएंगे, ठीक है। तो प्रतिरोध का लिखोगे कि प्रतिरोध की डिफिनेशन क्या होती है। यदि आप इसे लिखना चाहें तो लिख लें। इसी को अभी हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे अच्छे तरीके से, ट्रिक के साथ, मजेदार एकदम फिट, ठीक है। यदि इसे लिखना चाहें तो लिख लें, उसके बाद हम मिटा दें क्योंकि प्रतिरोध का फॉर्म यहाँ लिखना पड़ेगा, तो इसको मिटा दें। प्रतिरोध क्या होता है? एक प्रतिरोध तो हमने बताया, वो समझाने के लिए उसको परिभाषा में मत लिखिएगा कि जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है वही आपका प्रतिरोध होता है। और जो आप परिभाषा में लिखोगे तो क्या लिखोगे? थोड़ा ध्यान देगा कि हमने यहाँ पर क्या निकाली थी? हमने यहाँ पर
क्या निकाला था कि B बराबर R/I। तो हमें इसी को तो परिभाषित करना है, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो B/I। यही तो आपका फार्मूला बना कि नहीं बना। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ प्रतिरोध प्रतिरोध का परिभाषा देंगे। क्या पहले हम फार्मूला लिखेंगे, उसी के माध्यम से हम परिभाषा, हमेशा हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, परिभाषा को बनाते हैं, तभी अच्छे तरीके से आपके दिमाग में फिट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो देखेंगे कि हमने यहाँ पर क्या आया, B/I। अब देखना, यहाँ पर हमने धारा को क्या मान लिया, धारा को हमने इकाई मान लिया। क्या मान लिया, इकाई मान लिया। तो क्या R अनुक्रमानुपाती B होगा कि नहीं होगा कि नहीं, R जो होगा B के बराबर होगा कि नहीं होगा, मान लो होगा। और ये आपका प्रतिरोध का फार्मूला होगा। और इकाई धारा को हमने क्या मान लिया, इकाई मान लिया। तो आपका ये जो प्रतिरोध है विभवांतर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा में क्या लिखेंगे, परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे कि हमने धारा को इकाई मान लिया। तो किसी चालक पर इकाई धारा प्रवाहित किया जाए तो जो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर जो होता है प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है, तो हम परिभाषा में क्या लिखेंगे कि किसी क्या लिखेंगे, किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित, किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर क्या होगा, लगाया गया विभवांतर उस प्रतिरोध के बराबर होगा, प्रतिरोध के बराबर होगा। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, इसका मात्रक ओम होता है। इतनी बात क्लियर। तो इसे आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। उसके बाद हम क्या बताते हैं, 1 ओम का परिभाषा। ठीक है, यदि लिखना चाहें तो उतार लें। एक बार फिर समझा दे रही हूँ कि मैंने प्रतिरोध बताई कि जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है वही आपका प्रतिरोध होता है। लेकिन जब परिभाषा में 2 अंक का पूछा जाए तो आप इस तरह लिखोगे कि किसी चालक, मैंने फार्मूला यानी हमें पता पहले से, जब हम ओम का कथन पढ़े थे तो फार्मूला हमें पता हो गया था, उसी के माध्यम से हम परिभाषा बनाए। थोड़ा गौर फरमाइएगा कि R आपका क्या है, प्रतिरोध है। B क्या है, किसी चालक पर लगाया गया विभवांतर है। I क्या है, उस चालक में प्रवाहित धारा है। ठीक है, तो हमने इस धारा को क्या मान लिया, इकाई मान लिया। क्या मान लिया, इकाई मान लिया। तो वही तो बोले हैं कि किसी चालक में, यदि किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर बाबू चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर जो होगा प्रतिरोध के बराबर होगा। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। यही आपका प्रतिरोध होता है। अब 1 ओम की परिभाषा क्या होगी उसको हम अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो जगह कम पड़ा, यदि आप इसे लिखना चाहें तो लिख लें। तो ये आपका हो गया, मिटा दें।
अब हम पढ़ेंगे उसका मात्रक ओम है, तो एक ओम की परिभाषा क्या होगी। अब हम पढ़ेंगे कि एक ओम क्या है, ठीक है। यानी एक ओम की परिभाषा हम पढ़ेंगे, जैसे कि हर चीज में हम पढ़ते थे कि एक वोल्ट किसे कहते हैं, उसकी मात्रक आयत नहीं थी विभव का, उसको पढ़े थे, तो वैसे इसका भी मात्रक हम पढ़ेंगे। यानी एक ओम क्या होती है, जो विभवांतर का यानी प्रतिरोध का मात्रक है, तो उसकी भी परिभाषा जानना जरूरी है, ठीक है। तो अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा था कि R इक्वल्स क्या होती है, B अपान I होती है, ठीक है। और B का मात्रक क्या होती है, वोल्ट होती है, और धारा की मात्रक क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर होती है। उसके बाद वोल्ट को हमने क्या मान लिया, इकाई वोल्ट। क्या क्या मान लिया, एक वोल्ट। क्या मान लिया, एक वोल्ट, और इसको एक एम्पियर, क्योंकि हम मात्रा का परिभाषा पढ़ रहे हैं तो मात्रा को ही लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो परिभाषा हम कैसे बना सकते हैं, परिभाषा हम कैसे बनाएंगे, परिभाषा हम कैसे बनाएंगे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक ओम की परिभाषा क्या होगी, जैसे कि अभी हमने प्रतिरोध का परिभाषा क्या पढ़ा था कि किसी चालक पर इकाई धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर प्रतिरोध के बराबर होती है। उसी तौर पर इकाई धारा की जगह पर एक एम्पियर धारा कर देंगे, और विभवांतर के बाद हम क्या करेंगे, एक वोल्ट विभवांतर कर देंगे। आपका परिभाषा सेम हो जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, किसी चालक में एक एम्पियर धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया एक वोल्ट या इकाई वोल्ट किसी चालक में एक एम्पियर धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया एक वोल्ट विभवांतर ही क्या कहलाता है, एक ओम कहलाता है। एक ओम कहलाता। इतनी बात क्लियर। हमने जैसे सेम परिभाषा प्रतिरोध का बताई थी, उसी के खास तौर पर वही परिभाषा हम सिर्फ क्या कर दिए हैं, धारा के आगे हमने एक एम्पियर, विभवांतर के आगे वोल्ट सिर्फ कर दिया, और क्या किया, सारी पोर्शन वही है। तो आई होप एक ओम की परिभाषा क्या होगी हमेशा याद रखना। यदि आपको फार्मूला लर्न होती है तो उसको पहले आप याद कर लीजिए, उसी के माध्यम से हम फार्मूले के माध्यम से ही कर रहे हैं, तभी हमें याद है। यदि हम भी रट्टा मार के परिभाषा करते तो मिस्टेक हो जाती, यानी भूल जरूर जाते। लेकिन हमें फार्मूला याद है, उसी फार्मूले के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, परिभाषा को बना रहे हैं। यदि हमें प्रतिरोध का फार्मूला पता है तो धारा को हमने इकाई मान लिया था, उसको बनाया, लेकिन इसका मात्रक भी पता होना चाहिए कि इसका वोल्ट है, दोनों को क्या हमने इकाई मान लिया। उसी के तौर पर हमने एक एम्पियर मान के धारा के आगे लगा दिया और विभवांतर के आगे एक वोल्ट लगा दी, और परिभाषा आसानी से हमने कर दी। तो एक बात और बता रही हूँ कि क्या किसी चालक में एक एम्पियर धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके सिरों पर, तो चालक या उसके बोल रहे हैं तो गलती मत करना, मतलब चालक बोल रहे हैं,
उसके सिरों पर लगाया गया एक बोल्ड विभवांतर ही एक ओम कहलाता है या एक ओम के बराबर होता है। तो आई एम क्लियर, आपको इतनी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे ओम को प्रूफ, यानी ओम सलाह, यानी यही तो आपका था कि सिरों पर लगाया गया विभवांतर अनुक्रमानुपाती धारा, यही हमें आप प्रूफ करनी है। यही आप ओम्स लॉ का फार्मूला यानी नियम है। तो ये भी आपका ओम परिभाषा हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रूफ करेंगे फार्मूले को। ठीक है, यही फार्मूला हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ करेंगे यानी सिद्ध करेंगे। ठीक है, सिद्ध करना हमें है। तो हम पहले क्या, इस 5 वर्किंग स्टेप को, यानी पढ़ाई के साथ साथ आपको स्मार्ट तरीका भी पता होना चाहिए, तभी आप कितना भी कोशिश कर लो, पढ़ते रहो, दिन रात पढ़ते रहो, सुबह शाम दोपहर न रात हमेशा किताब लेकर बैठे हो, लेकिन फिर भी सर से कहते हो कि सर मैं याद किया था, पता नहीं क्यों मेरा नंबर कम आया। जानते हो क्यों? क्योंकि जो बाद में बच्चा जो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करता है उसी का नंबर आता है। जो बहुत ही मेहनत करता है, बहुत कह रहा कि वो पूरे किताब को सिर पर रख लेता है तो कंफ्यूज हो जाता है। जब एग्जाम आपको देना तो वही चीज़ पढ़ो जो कि इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती। हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि छोड़ दो, पढ़ो सब, लेकिन एग्जाम के तौर पर जो इम्पोर्टेंट है आप उसको चिन्ह कर लीजिए और एग्जाम के तौर पर आप उसे ही लर्न करिए, क्योंकि एग्जाम में उसी को पूछा जाता है जो कि इम्पोर्टेंट होती। तो क्यों ना बाद में उसको पढ़ लेंगे, जो कि एग्जाम में नहीं आता उसको बाद में टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरी है पहले हम वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं नहीं कहती हूँ कि सब मत पढ़ो, सब पढ़ो, लेकिन जो उस तौर पर अभी तुम्हारे लेवल का ज़रूरी है आप उतना ही पढ़ो। ठीक है, तो हम वर्किंग स्टेप बताने जा रही हूँ। पहले तो स्मार्ट तरीका आसानी से आप ओम्स लॉ का नियम कर लोगे, बहुत ही मज़ेदार से। ठीक है, तो आपका वो पोर्शन खत्म हो गया कि कथन में क्या किए थे, ओम्स लॉ ने क्या क्या हुआ, प्रतिरोध का परिभाषा क्या हुआ, एक ओम का परिभाषा क्या होती है, वो भी आपका क्लियर हो गया। अब हम उसका जो फार्मूला निकल कर आया था उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर अनुक्रमानुपाती, इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हमें वर्किंग स्मार्ट तरीका पता होना चाहिए, तभी हम किसी चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। तो आपको ये 5 फार्मूला याद करना होगा। क्या? E = B/L, ए फार्मूला ये हुआ, और एक फार्मूला होगा F अपान क्या होगा, E × E, और एक फार्मूला होगा थर्ड आप कहीं सुने होंगे, क्या होगा, F/m, 3 फार्मूला। उसके बाद एक और होगा गति का पहला समीकरण, सबको याद होगा। ठीक है, कि B = क्या होता है, U + AT, ये भी पता होना चाहिए। फिर अभी हम धारा घनत्व यानी धारा अनुगमन वेग में संबंध याद करे हैं, क्या निकल कर आया था, NE/ADT, यही हम पढ़कर आए थे। अब ये 5 फार्मूले आपको तो किसी भी तरीके से याद करना होगा। जिस बच्चे को यानी जिस दोस्त को ये याद हो गया वो ओम्स लॉ का नियम बहुत ही आसानी से कर सकता है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूव कर पाएगा। ठीक है, कैसे देखना, ई का मान तो हमें पता है कि इतना है। जैसे ई का मान है तो ई का मान यहाँ रख देंगे, एफ का मान निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। जैसे ही एफ का मान निकला उसकी जगह पर इसको रख देना, आया। फिर ए का मान निकल जाएगा, जैसे ही ए का मान निकला इसकी जगह पर लिख दो। जैसे ही बी का मान निकला इसकी जगह पर रख दो। ओम्स लॉ का नियम प्रूफ हो गया। देखो कैसे कि E = होता है B/L। E का मान पता, क्या निकालेंगे दूसरे में, फार्मूला हमें याद है। एग्जाम में इसको नहीं लिखना, सिर्फ माइंड में इसको याद करना होगा कि वर्किंग स्टेप क्या है। ठीक है, तो V = क्या होगा, अब देखना, यानी
एफ इक्वल्स, अभी हम फार्मूला क्या पढ़े, ई इंटू ई, यही तो पढ़े हैं, यही पढ़े हैं ना बब्बू, यही पढ़े हैं। अब ई के जगह पर क्या इसका मान हम नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो क्या आ जाएगा, यही तो आएगा। तो एफ का मान हमें पता चल गया कि नहीं पता चल गया, पता चल गया। अब तीसरा फार्मूला क्या है, ए इक्वल्स एफ अपान एम, यही तो है। अब क्या हम एफ का मान इतना मिला हमें, तो इसके जगह पर इतना मान नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। कैसे, ऐसे, इसका मान इतना है तो लिख दो बी अपान, नीचे क्या है एम, ये भी नीचे है तो क्या होगा एम एल, यानी हमें ए का भी मान पता हो गया। अब क्या ज्ञात करना, बी ज्ञात करना। चौथा फार्मूला यूज करेंगे, नीचे दिखाई दे रहा, बी क्या होगी, प्रारंभिक में 0, ए का मान हमें पता है तो क्या लिखेंगे ई बी एम एल टी। समय आपका क्या, श्रांति काल, और श्रांति काल को हमने पहले वाले वीडियो में बता चुकी कि किससे प्रेजेंट करते हैं, टाउ से यानी टाक से प्रेजेंट करते हैं। तो टी की जगह पर हम टाक लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर, समझ में आई। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, वर्किंग स्टेप कर रहे हैं, इसके मान पे इसके, इसके मान पे इसके, इसके मान पे इसके, इसके मान पे इसको रखते जा रहे हैं, और अपने मन से कुछ नहीं। यदि ये 5 फार्मूला याद हो गया, 2-3 बार आप क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, आपको अच्छे तरीके से याद होगा। अब बी का हमें मान निकल गया तो यहाँ रखना है बी का, तो ये फार्मूला भी यूज कर लो, बी डी। अब तो इतना निकल कर आया, यानी आई का भी मान आपको पता हो गया। अब बी डी का मान अभी निकालें तो क्या हो जाएगा कि ई इक्वल्स एन ई ए, बी डी का मान लिख सकते हैं कि नहीं, ई इंटू डी अपान एम एल इंटू टाउ, यही तो मान बी के जगह पर लिख सकते हैं। तो रख दिए हैं तो क्या करेंगे, बी को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा बी अपान आई, और इस सारे क्या हो जाएगा कि इंटू ई क्या होगा ई स्क्वायर, और क्या बचा आपका ए बचा और टाउ, ठीक है। और इस सारे पोर्शन को हमने क्या मान लिया, आर, क्या मान लिया आर, तो क्या होगा इस पोर्शन को क्या कर दो, ये वाला भाग ऊपर जाएगा तो क्या होगा एम एल, इसको क्या ले आएंगे नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर और टाउ। तो एम एल की जगह पर क्या है, यानी इसको पूरा हमने क्या, ये आपका पूरा क्या है कांस्टेंट है, क्या है आपका कांस्टेंट है। तो क्या आर का प्रतिरोध का फार्मूला क्या निकल कर आया, प्रतिरोध का इधर दिखाई नहीं दे रहा, इतना आप लिख लो, उसके बाद उसको मिटा दो। यदि बात क्लियर, हम मान निकालें इसका, फिर इसका, फिर इसका, ऐसे ऐसे आप भी करते जाओ, ये आप लिख लो। तो इतनी बात आई समझ में। अब क्या करना है, इसको हमने पूरा आर मान लिया, क्या मान लिया आर, कांस्टेंट है ना, तो इसको हमने क्या मान लिया आर। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं आर, तो वी आई अपान क्या होगा आर, आई को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आर इंटू आई, क्या होगा यही तो होगा। अब ये क्या है एक नियतांक है, यानी क्या है अनुक्रमानुपातिक चिन्ह हटाए तो क्या होगा, यदि हम इसे हटाएंगे तो किसमें बदल जाएगा कि बी अनुक्रमानुपाती आई। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, बहुत ही आसानी तरीके से प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि यदि आप ये 5 वर्किंग स्टेप आपको पता हो गया तो आप बहुत ही आसानी से, हमने कुछ भी किया नहीं है, इसका मान तो पता हमें, तो उठाकर इसका मान यहाँ पर रख देना तो इसका मान पता चल जाएगा। जब इसका मान पता चल जाए तो इसके जगह पर रख देना, जब इसका मान तो ये पता चल जाएगा तो इसका मान पता चल गया है तो इसके जगह पर रख देना, जब बी का मान पता चले तो इसके जगह पर रख देना, आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो इतना रखने पर इतना हमें मान प्राप्त होगा। तो कांस्टेंट होने की वजह से इसके जगह पर हम प्रतिरोध यानी आर लाएंगे, और आर ये इधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो इधर भाग उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा। आर हम जानते हैं नियतांक है, इसको हटाकर अनुक्रमानुपाती चिन्ह आएगा तो बी अनुक्रमानुपाती आई, यानी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रूफ प्रूफ